The biggest WrestleMania main event of all time, and the outcome is Roman Reigns is undisputed WWE Universal Champ. And definitely Night 2 के ऊपर WWE ने हमको शॉक किया, सरप्राइज किया, अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखाई। विंस मैकमैन शो के ऊपर रेसल कर रहे थे, लेकिन गाइस एक डिसअपॉइंटमेंट भी आई आज WrestleMania के शो से। तो चैनल पर ऐसी रेसलिंग से जुड़ी वीडियोस आती रहती है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारी बात हम लोग बात करेंगे WrestleMania की नाइट 2 के बारे में। इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो गाइस WrestleMania की नाइट 2 को सबसे पहले किक ऑफ करते हैं। द गेम ट्रिपल एच, आपको पता है रिसेंटली वो रिटायर हुए हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर WWE उनको शो के ऊपर रखकर काफी अच्छा काम किया, जहां पर वो सबको थैंक यू करने आए थे और उन्होंने सबको WrestleMania के लिए वेलकम भी किया। और जो उनके जूते होते हैं, जो उनके बूट होते हैं, साथ में माइक्रोफोन, वो उसको रिंग में रख के चले गए। और आपको पता है ऐसा सुपरस्टार WWE के अंदर तब करते हैं, जब रेसलिंग के अंदर तब करते हैं जब सुपरस्टार जो है ऑफिशियली अपने इन रिंग करियर को टाटा बाय बाय कर देता है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि WWE ने ट्रिपल एच के बारे में इस सोचा और उनको मेंशन किया, और शुरुआत WWE ने काफी स्वीट तरीके से करी WrestleMania की। लेकिन गाइस शो के ऊपर जो पहला मैच था वो था आरके ब्रो वर्सेस अल्फा एकेडमी वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में, और ये था रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। और मॉन्टेज फॉर्ड ये एक ऐसा सुपरस्टार है, ये कितनी बार हमको इंप्रेस करेगा। जिस तरीके से इनके हाई फ्लाइंग मूव्स रहते हैं, आज भी जैसे टॉप रोप से सबके ऊपर ही कूद गए थे, मतलब शायद वहां पर चैट गेबल थे, उनके ऊपर से जिस तरीके से उड़ के गए थे। और भाई बंदा गया ऐसे कि वो पैरों के बल पर खड़ा हुआ। चैट गेबल की तरफ से भी हमको आउटसाइड पर मूव देखने को मिलता है। और रिडल और रैंडी ऑर्टन की जोड़ी तो है इतनी कमाल की जोड़ी है, तो क्या हार सकते थे आज मैच? बिल्कुल भी नहीं। रैंडी ऑर्टन ने तो आरकेओ लगाया, लेकिन रिडल ने जिस तरीके से मॉन्टेज फॉर्ड को स्प्रिंग बोर्ड वाला आरकेओ लगाया, वो देखकर सब लोग शॉक रह गए। ऐसा लगा कि भाई कहीं रैंडी ऑर्टन को आने वाले टाइम में रिडल आरकेओ लगाने पीछे ना छोड़ दें। लेकिन भाई जितना स्मूथ, जितना क्रिस्प जो है रैंडी ऑर्टन का आरकेओ होता है, उसको मैच करना मुश्किल है, क्योंकि शो के क्लोजिंग मोमेंट के अंदर रैंडी ऑर्टन के हवा में आरकेओ के साथ ही इस मैच में विक्ट्री होती है आरके ब्रो वाली टीम की। हालांकि मैच खत्म होने के बाद अभी कहानी और थी। जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बंदे आते हैं, वो टोस्ट करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन चैट गेबल बीच में आते हैं और उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही। और वहां पर गेबल स्टीफसन को भी इनविटेशन मिला होता है। गेबल स्टीफसन को इनविटेशन मिला होता है, तो ओलंपियन चैट गेबल भी हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट गेबल स्टीफसन है। तो वो ये कहते हैं भाई तो इस फील्ड में भी नया, तो ये बहुत कुछ समझने की जरूरत है। गेबल स्टीफसन गुस्सा है, उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी, बेर हक किया, और उसके बाद जो है उन्होंने बेली टू बेली सुप्लेक्स लगा के चैट गेबल को वहां से फेंक दिया। गेबल स्टीफसन को आज WWE ने रेसलमेनिया के ऊपर फीचर किया। मार्क माय वर्ड्स, गेबल स्टीफसन एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है WWE के अंदर। इसके बाद गाइस हमको अगला मैच देखने को मिलता है ओमोस वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में, और इस मैच के रिजल्ट को लेकर मैं काफी एक्साइटेड था। जिस टाइम पर मैच चल रहा था, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव था, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो आप लोग देख रहे होंगे। अब शुरुआत में ऑलमोस्ट जैसे अपने मैचेस के अंदर डोमिनेट करते हैं, वैसे उन्होंने डोमिनेट किया। बॉबी लैशली को भाई एक बार टॉप रोप से बॉबी लैशली कूदे ना, बच्चों की तरह ओमोस ने ऐसे पकड़ा। मुझे लगता है ओमोस के अलावा कोई और सुपरस्टार है जो कि बॉबी लैशली को ऐसे पकड़ सकता है। इवन बॉबी लैशली ने हर्ट लॉक लगाने की कोशिश भी करी, उसको भी ओमोस ने ब्रेक कर दिया। तो इस पॉइंट पर तो लग रहा था कि नहीं, ओमोस को हिलाया नहीं जा सकता, ओमोस इस मैच में जीतने वाले हैं। हालांकि स्पीयर का जवाब ओमोस के पास भी नहीं था बॉबी लैशली को। एक बार पीछे से स्पीयर लगाया, एक बार आगे से स्पीयर लगाया, रिंग में गिराया, पिन कर दिया क्लीन ओमोस को। और गाइस जो ओमोस की स्ट्रीक चली थी WWE के अंदर अनडिफिटेड वाली, उसको बॉबी लैशली ने तोड़ दिया है। क्या आप लोग सोच सकते हो WWE बॉबी लैशली को लेकर कितना बड़ा प्लान कर रही है कि ओमोस जैसे सुपरस्टार जिसको WWE इतने बड़े लेवल पर आंक रही थी, उसको हरा दिया है बॉबी लैशली ने, वो भी रेसलमेनिया ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये काफी बड़ा पुश आने वाला है बॉबी लैशली के लिए। ओमोस का हारना, हाँ कह सकते हैं एक जायंट हार गया, बट जो WWE ने चीज सैक्रिफाइस करी है ओमोस के लिए, मेरे ख्याल से आगे जो है बॉबी लैशली के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसके बाद गाइस एनीथिंग गोज मैच होता है जॉनी नॉक्सविल वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में। और ओ भाई मैं इस मैच के बारे में क्या ही आपको बोलूं, क्या नहीं था इस मैच के अंदर। अगर एनीथिंग गोज वाली स्टिपुलेशन WWE ने डाली तो उसका भरपूर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये जॉनी नॉक्सविल ने हमको करके बताया। हमने यहाँ पर शुरुआत में देखा कि सैमी ज़ेन ने हेलुआ किक लगा दी, फायर एक्सटिंग्विशर का हमने यूज देखा, माउस ट्रैप का हमने देखा जो कि टेबल के ऊपर लगे हुए थे, उसके ऊपर जो उनको पिचकाया जा रहा है। इवन हमको यहाँ पर पार्टी बॉय भी देखने को मिलते हैं जो कि जॉनी नॉक्सविल के बंदे ही होते हैं। भाई जब उस बंदे ने कपड़े उतारना और जो उसने कच्छा पहना हुआ था, वो देख के मुझे इतनी घिन आ गई, मैं बता नहीं सकता। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं टीवी स्क्रीन के ऊपर देखूं। वो बड़ा सा जो ट्रैश कैन का वो होता है ना ढक्कन, वो लेके उन्होंने बाजा भी बजा दिया सैमी ज़ेन का। और सैमी ज़ेन के जो अखरोट थे उनसे तो कोई अलग ही तरीके की दुश्मनी थी, क्योंकि वो बॉल जो है उन्होंने सीधा उनके अखरोट में मार दी, कभी उसको पकड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि नहीं चाहते कि आगे जाकर जॉनी नॉक्सविल जो है सैमी ज़ेन का कोई सुखी जीवन चले, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर चीजें करी हैं, तो मतलब हर एक चीज जो कि एनीथिंग गोज वाली स्टिपुलेशन के साथ आ सकती थी वो हमको देखने को मिली। एंड में एक ह्यूज माउस ट्रैप भी था जिसमें उन्होंने फंसा दिया सैमी ज़ेन को, और उसके बाद उन्होंने वहां से उनको पिन कर दिया और मैच में उनको विक्ट्री मिल गई। हॉर्न्सवॉगल भी हमको यहाँ पर देखने को मिले, जिन्होंने उठाकर बॉडी स्लैम किया है सैमी ज़ेन को। मतलब
हॉर्न्स वॉगल जिनकी हाइट वैसे ही इतनी छोटी है, उनके लिए उठाना इतना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने उठा के जो है सैमी ज़ेन को स्लैम कर दिया। ओवरऑल बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग मैच था। मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि इसमें एंटरटेनमेंट होगा, लेकिन इतना ज्यादा WWE ने भाई छप्पड़ फाड़ के चीजें कर दी। और जॉन नॉक्सवेल के यार मैं ऐसे मैचेस और देखना चाहूंगा, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे मैचेस और चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस थी, जो एंटरटेनमेंट था, वो एकदम टॉप लेवल का था। और मैं तो इस मैच से काफी खुश हुआ, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा ही WWE ने इस मैच में जो डिलीवर करके दिया है। इसके बाद अगला मैच आता है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। इस मैच के बारे में सही मेरे पास बात करने के ज्यादा टाइम है नहीं, ना मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, साशा बैंक्स और नाओमी इस मैच में जीत जाती हैं और वो बन गई न्यू विमेंस टैग टीम चैंपियंस। और साशा बैंक्स के चेहरे पर हमें थोड़े से इमोशन दिखाई दे सकते थे, क्योंकि उनके लिए ऐसा लगता है कि विक्ट्री जो है काफी ज्यादा मायने रखती है। इसके बाद गाइस अगला मैच आता है एजे स्टाइल्स वर्सेस एज के बीच में। अब एजे स्टाइल्स अपनी एंट्रेंस कर रहे थे, तो शायद कहीं से जाके वो ठुक-ठुका तो गए, उनके यहाँ से खून निकल रहा था, तो उसकी वजह से शायद हो सकता है एजे स्टाइल्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो। हालांकि मैच स्लो पेस पर स्टार्ट हुआ, बट जैसे जैसे इसने रफ्तार पकड़नी शुरू करी, हमने स्प्रिंग बोर्ड वाला 450 स्प्लैश देखा, जिसको एज ने काउंटर कर दिया। हमने इंपेलर यहाँ पर डीडीटी देखी। इसके अलावा हमने एज का एसटीएफ देखा, जब उन्होंने सबमिशन मुंह में फंसाया हुआ था। एजे स्टाइल्स की तरफ से हम लोगों ने स्टाइल्स क्लैश भी देखा, बट उस पर एज ने किक आउट कर दिया। मतलब जब तक मैच की पेस नहीं थी सही, तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही मैच में रफ्तार पकड़ी, दोनों सुपरस्टार की केमिस्ट्री कितनी अच्छी रिंग में थी वो देखकर ही साफ लग रही थी। बट एट द एंड यहाँ पर ये बात सामने आ रही थी कि इस मैच का विनर कौन होने वाला है। क्या WWE एजे स्टाइल्स के साथ जाएगी या फिर वो जाएगी एज के साथ। और मैच में हमको ये सीन देखने को मिलता है कि जब फिनोमिनल फोरआर्म के लिए एजे स्टाइल्स जा रहे होते हैं, साइड में खड़े होते हैं डेमियन प्रीस्ट। और मैंने आपको चैनल के ऊपर बताया था कि WWE शायद कोई फैक्शन प्लान कर रही है, बट रेसलमेनिया के अंदर ही होता ही है कि डेमियन प्रीस्ट को देख के एजे स्टाइल्स कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, बंदा खड़ा है, वो फिनोमिनल फोरआर्म लगाने के लिए गए। और सेम फैशन में जैसे रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स का मैच नहीं था, एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म लगाने जाते, रोमन रेंस ने स्पीयर लगाया था, वैसा ही सीन यहाँ पर एज ने किया। और उसके बाद उन्होंने पिनफॉल के सारे से इस मैच में एजे स्टाइल्स को हरा दिया और रेसलमेनिया के अंदर एज को मिल चुकी है विक्ट्री। मैच खत्म होने के बाद साथ में स्टैंड टॉल कर रहे होते हैं डेमियन प्रीस्ट, और उन्होंने हवा में हैंड को रेज किया, जिसका मतलब कि साफ पता लग रहा है कि एक साथ एक पेज पर आ चुके हैं डेमियन प्रीस्ट एंड एज। एंड फ्यूचर में डेफिनेटली इनको लेकर WWE के कुछ मेजर प्लान्स हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी एज और एजे स्टाइल्स की कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उस वजह से ये मैच की अगर बात करूं तो मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था। बट उसके पीछे मुझे रीजन ये समझ में आ रहा है कि अभी WWE की कहानी को शायद और बढ़ाने वाले, तो शायद आगे जाकर किसी और जो जगह के लिए हम लोग एजे स्टाइल्स और ऐसे इससे भी बढ़िया चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस अगला मैच आता है न्यू डे वर्सेस शेमस एंड रिज हॉलैंड के बीच में। बिगी को एक तरीके से थोड़ा सा ट्रिब्यूट देने के लिए जो कोफी किंगस्टन और एक्सेवियर वुड्स है, दोनों ने बिगी के जैसा अटायर पहना हुआ था। हालांकि उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। रिंग साइड के ऊपर शेमस ने ब्रू किक मार दी, रिंग के अंदर रिज हॉलैंड ने अपना फिनिशर लगा दिया, और इस तरीके से जो विक्ट्री है वो यहाँ पर रिज हॉलैंड एंड शेमस की हो जाती है। बाकी न्यू डे के दिन बिगी के जाने के बाद या फिर होते भी तो शायद लग रहा है इस समय WWE इनके ऊपर ज्यादा कोई ऐसा ध्यान दे रही है। इसके बाद गाइस अगला मैच आता है ऑस्टिन थियरी एंड पैट मैकेफी का। सबसे पहले हमको विंस मैकमैन देखने को मिलते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं और फ्यूचर चैंपियन भी बताते हैं ऑस्टिन थियरी को। भाई कंपनी के बॉस की तरफ से तुमको फ्यूचर चैंपियन कहा जा रहा है, इससे बड़ी बात तुम क्या ही लोगे। अब ऑस्टिन थियरी आते हैं, उसके बाद पैट मैकेफी ऑस्टिन थियरी का मैच शुरू होता है। पैट मैकेफी इस बंदे ने एडम कोल के साथ एनएक्सटी के अंदर रेसल करके ये बात तो प्रूफ कर दी कि इसके अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है। लेकिन बंदा जिस तरीके से मूव कर रहा है भाई, उल्टी फ्लिप कर दे रहे हैं टॉप रोप से, टॉप रोप पे सीधा चढ़ जा रहे हैं, मतलब रिंग से सीधा ऊपर कैसे चढ़ सकता है भाई कोई बंदा। मेरे को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हुआ कि सच में वो ऐसा कर रहे हैं। जिस तरीके से वो रिंग में मूव कर रहे थे वो देख के काफी अच्छा लग रहा था। क्राउड जिस तरीके से पसंद कर रहा था भाई पैट मैकेफी को, बहुत ही कम ऐसे सुपरस्टार्स हैं आपको पता है WWE के अंदर जो कि इतना तगड़ा रिएक्शन लेकर आ पाते हैं फैंस का, लेकिन पैट मैकेफी वो सारी चीजें पॉसिबल कर पा रहे थे। स्वॉन्टन बॉम्ब भी हमको देखने को मिलता है उनकी तरफ से, हालांकि उस पर वो हट जाते हैं। कुल मिलाकर परफॉर्मेंस पैट मैकेफी ने इस मैच को पूरा कैरी किया है। ऑस्टिन थियरी तो सिर्फ ऐसे नाम के मैच में चल रहे थे, लेकिन पैट मैकेफी जिस तरीके से मैच को पूरा लेके चल रहे थे ना, उसकी वजह से क्राउड का जो इसमें इंटरेस्ट था। अब एंड में कुछ ऐसा होता है कि ऑस्टिन थियरी अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो फिनिशर लगता नहीं है। रोल अप करके पैट मैकेफी ने ऑस्टिन थियरी को इस मैच में हरा दिया। अब ये चीज होने के बाद ऑब्वियस सी बात है विंस मैकमैन को ये तो पसंद आएगा नहीं कि भैया मेरा बंदा है ऑस्टिन थियरी, ये कैसे नहीं जीता। लेकिन विंस मैकमैन क्या खुद मैच में रेसल करने उतर जाएंगे, ये तो मैंने नहीं सोचा था। विंस मैकमैन अपना कोट उतारते हैं, अपनी शर्ट उतारते हैं और लिटरली अपनी बॉडी शॉडी दिखाने लग गए भाई विंस मैकमैन। और 76 ईयर्स की एज में अगर किसी बंदे की ऐसी बॉडी हो सकती है तो भाई क्या ही अब उससे ज्यादा उसके बारे में बोला जाए। विंस मैकमैन आते हैं, रेफरी आता है, बेल बज जाती है, और जैसी बेल बजी क्राउड को भी यकीन नहीं होता कि आउट ऑफ नोवेयर ये मैच कहां से बन रहा है। अब हालांकि विंस मैकमैन ने रेसल इसमें वैसे नहीं किया जैसा आप लोग सोच रहे हो कि भैया उन्होंने उठा उठा के पटका है। हमने यहाँ पर देखा कि ऑस्टिन थियरी की तरफ से काफी असिस्टेंस भी उनको मिलती है, और एंड में मैच का रिजल्ट मुझे बड़ा अजीब सा लगा। पैट मैकेफी ऑस्टिन थियरी से तो
जीत गए, लेकिन विंस मैकमैन पूरा मैच एंजॉय कर रहे थे भाई, जैसे उनको लड़ना नहीं, उनको बस उस मूवमेंट को जीना है। वो बॉल जो लेकर आते हैं उसको ही वो किक करते हैं पैट मैकेफी के ऊपर, और उसके बाद पिन करके उन्होंने पैट मैकेफी को इस मैच में हरा दिया। सेलिब्रेशन चल रहा होता है, लेकिन जब जब विंस मैकमैन के चेहरे पर खुशी आती है तो खुशी को दुख में कैसे बदलना है, सबसे अच्छा काम ये आता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को। और गाइस आज भी नाइट 1 पर स्टोन कोल्ड का जलवा तो था ही, नाइट 2 के ऊपर भी हमको विंस मैकमैन के साथ वो देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले तो उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को आके जो है साइड कर दिया, अब वो ऑफर करते हैं विंस मैकमैन को बियर। अच्छा, विंस मैकमैन कहता है कि चलो ठीक है, हाँ एक आध हम कर सकते हैं। पहले विंस मैकमैन उसको टेस्ट करते हैं, और भाई जिस तरीके से विंस मैकमैन उस बियर को टेस्ट कर रहे थे ना, वो इतना ज्यादा फनी लग रहा था ना। मतलब विंस मैकमैन, मुझे तो भाई आज देख के बहुत मजा आया उनको, मतलब इतना मजा आया मैं बता नहीं सकता। वो उसको टेस्ट कर रहे थे और कहते हैं अच्छा हाँ टेस्ट में तो अच्छी है। उसके बाद वो बियर पीते हैं, और हर बार की तरह ट्रेडिशन यहां पर कंटिन्यू रहा। स्टनर लगा दिया स्टोन कोल्ड ने विंस मैकमैन को। हाँ, ये स्टनर ऐसा नहीं था कि आप लोग देख के खुश हो जाओगे, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी को जिन्होंने स्टनर लगाया था, ऑस्टिन थ्योरी ने जो उछल के बम्प लिया है भाई, मेरे ख्याल से स्टनर सेल करने में उस लिस्ट में ऑस्टिन थ्योरी का नाम भी जोड़ देना चाहिए, जो बेस्ट तरीके से करता है। हालांकि विंस मैकमैन ने सेल तो नहीं किया, बट ऑब्वियसली इस एज में हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो सेल करें। ठीक है, जो भी है देखकर काफी अच्छा लगा। उसके बाद बियर वगैरह पी रहे हैं फिर से स्टोन कोल्ड, और उन्होंने जो है फिर से माहौल बनाया हुआ है। तो नाइट 1 के ऊपर भी उनका जलवा, नाइट 2 के ऊपर भी उनका जलवा। विंस मैकमैन का मैच आ गया डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुक्स में अगेंस्ट पैट मैकेफी, जो कि उन्होंने हरा भी दिया। तो आउट ऑफ नोवेयर काफी सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच के अंदर बुक कर दी, जो कि मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। लेकिन गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, बिगेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अब दोनों सुपरस्टार्स की एंट्रेंसेस होती है। एक चीज से मैं डिसअपॉइंट था कि यार रोमन रेंस की एंट्रेंस हो रही है रेसलमेनिया के अंदर, कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर ग्रैंड नहीं किया, वो सिंपल तरीके से थी। ऊसोस थे, रोमन रेंस थे, तो मैं सोचा था यहाँ पर कुछ ज्यादा चीजें होंगी। अब होता क्या है, जैसे ही दोनों सुपरस्टार रिंग में होते हैं, सबसे पहले रोमन रेंस का इंट्रोडक्शन होना होता है, तो वो तो ऑब्वियसली माइक लेकर पॉल हेमन करते हैं, और वो भी रोमन रेंस का नाम चीख चीख के बोले थे, जैसे वो अब तक ब्रॉक लेसनर के साथ बोलते हैं। लेकिन जब माइक ब्रॉक लेसनर का इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो ब्रॉक कहते हैं नहीं भैया, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद कर सकता हूं। उन्होंने इंट्रोडक्शन अपना किया, काउबॉय अपने आप को बताया, एस किकर अपने आप को बताया, अपनी तारीफों के पुल बांधे, और उसके बाद दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हो जाता है मैच स्टार्ट। शुरुआत में हमको ये देखने को मिलता है कि रोमन रेंस की तरफ से सुपरमैन पंचेस की कोशिश हो रही है, जो कि पड़ रहे हैं, जर्मन सुप्लेक्सेस लगा रहे हैं काफी सारे ब्रॉक लेसनर। मैच की पेस जो है शुरुआत से काफी ज्यादा थी, और एक मोमेंट तो ऐसा आ गया कि पॉल हेमन को लगा कि अगर अब मैं इस मैच में कोई रोल प्ले नहीं करता हूं ना, तो रोमन रेंस को दिक्कत हो जाएगी। और रोमन रेंस को डिस्ट्रैक्ट, मतलब ब्रॉक लेसनर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने जो है वो बैरिकेड के आसपास ब्रॉक लेसनर को ले गए, जिस पर रोमन रेंस ने बैरिकेड के थ्रू उनको स्पीयर भी लगा दिया। रोमन रेंस के स्पीयर पर किक आउट किया ब्रॉक लेसनर ने, ब्रॉक लेसनर के F5 के ऊपर रोमन रेंस ने किक आउट किया, और रोमन रेंस को लगा शायद पुरानी वाली टेक्निक अपनानी पड़ेगी। उन्होंने रेफरी को धराशायी कर दिया, ब्रॉक लेसनर की साइड से लो ब्लो लगा दिया, बेल्ट का यूज किया और अटैक कर दिया ब्रॉक लेसनर के ऊपर। इस पॉइंट पर रोमन रेंस को लगा मेरी विक्ट्री कंफर्म है, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, अब ये मैच में ब्रॉक लेसनर के सामने जीतने वाला हूं। बट ब्रॉक लेसनर स्टिल किक्स आउट, और उस टाइम पर क्राउड का पॉप भी काफी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था वहां पर जो बैठे थे कि हाँ भैया ब्रॉक लेसनर तो यहां पर हार चुका है। हालांकि इसके बाद रोमन रेंस के जो स्पीयर की बारिश है वो कंटिन्यू रहती है, कभी आगे से कभी पीछे से, और रोमन रेंस के स्पीयर को काउंटर करके किमोरा लॉक में ब्रॉक लेसनर ने बदला। वो तो भला हो पॉल हेमन का, जो उन्होंने रस्सियों को ऐसे आगे कर दिया, उसकी वजह से हाथ पहुंच पाया रोमन रेंस का, वरना तो शायद वहां रोमन रेंस टैप आउट कर सकते थे। और एंड में रोमन रेंस का वो स्पीयर आता है जिसने उनको बना दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन, और रोमन रेंस ने इस मैच में हरा दिया ब्रॉक लेसनर को, और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ साथ अब उनके पास डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी है। क्या ये रेसलमेनिया का सबसे बड़ा मैच है? जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बिल्ड करी थी, मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बहुत बड़ी चीज यहां पर मिस करी है, एक वो एलिमेंट जो कि इसको रेसलमेनिया के मेन इवेंट जैसा बनाया। क्योंकि अगर आप इस मैच को किसी और प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर डालकर देखो तो आपको लग सकता है कि हाँ ये मैच तो टीएलसी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन पर्सनली मुझे इस मैच के अंदर कोई ऐसा फैक्टर नहीं लगा जो कि मैं ये कहूं कि रेसलमेनिया की स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ स्पेशल किया है। ब्रॉक लेसनर परेशान हैरान जरूर थे, रोमन रेंस के पास दोनों चैंपियनशिप है, एक पॉल हेमन के कंधों के ऊपर है, लेकिन डेफिनेटली ये चीज तो है, रोमन रेंस का जीतना हारना वो सही है गलत है वो एक अलग बात है, ब्रॉक लेसनर का हारना जीतना वो सही है गलत है वो एक अलग बात होती, बट फिर भी मेन इवेंट के हिसाब से मुझे इसमें बहुत बड़ी चीज मिसिंग लगी। शायद आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इसको और अच्छे से डिस्कस करूंगा, लेकिन गाइस फिलहाल के लिए वाली वीडियो तक की अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो इस चैनल के ऊपर, क्योंकि ऐसी रेसलिंग जुड़ी इस चैनल के ऊपर वीडियोस आती रहती हैं। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।